ठीक है, तो ये हमारा जो अभी नेक्स्ट क्या है ओसा के बारे में है। ठीक है, ओसा 30 आवर्स होता है ये। तो इसमें जनरल इंडस्ट्री या कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री दोनों रहता है। तो जिसने जिसके लिए रजिस्ट्रेशन कराया होगा उसका सर्टिफिकेट वो आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है कि ओसा क्या है। ठीक है, तो ओसा का फुल नेम क्या है, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, तो ये कहाँ का है, ये यूएस गवर्नमेंट का एजेंसी है। ठीक है, ये क्या काम करता है, जो भी सेफ्टी एंड हेल्थ के स्टैंडर्ड है उनको इन्फोर्स करता है। ठीक है, वर्क प्लेस पे या सेट करता है। ठीक है, जो भी आपके साइट पे एक्टिविटीज़ हो रही हैं किस अकॉर्डिंग होना चाहिए। ठीक है, जैसे मान लो कि टॉप रेल मिड रेल गार्ड रेल होता है, उसका हाइट कितना होगा। ठीक है, कितने इंप्लॉयज वहाँ पे काम करेंगे, किस कंडीशन में काम करेंगे, सबके लिए ये रूल्स और सेट करता है और उसको इन्फोर्स करता है। ठीक, ये किसके लिए है, टू इंश्योर सेफ एंड हेल्दी वर्किंग कंडीशन फॉर एम्प्लॉयज़ बाय इन्फोर्सिंग लॉज एंड प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग एंड असिस्टेंट। ये क्या करता है, जो भी वर्क कंडीशन है वो देखता है कि हेल्दी हो, सेफ़ हो एम्प्लॉयज़ के लिए। ठीक है, लॉज को इन्फोर्स करता है, लागू करता है, और जो भी कंपनी जो उसको असिस्ट करता है, ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है कि अपने वर्कर्स को कैसे सेफ रखना है। ये स्टार्ट कब हुआ था, अप्रैल 28, 1971 से ये फॉलो हो रहा है। ठीक है, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ एक्ट एक पास हुआ था जो कि यूएस जो लॉ एजेंसी होता है वहाँ से 1970 में। ठीक है, तो 1970 में पास हुआ था, इम्प्लीमेंट हुआ था ये अप्रैल 28, 1971 में। ये कहाँ पे ऑपरेट करता है, जो भी यूनाइटेड स्टेट है वहाँ पे ऑपरेट करता है ये। जो भी प्राइवेट सेक्टर है या पब्लिक सेक्टर है सारा जगह पे इसको हम इम्प्लीमेंट करते हैं। और ये इंटरनेशनली फॉलो होते हैं। ऐसे मान लो जो भी आपका सऊदी है, दुबई है, गल्फ़ कंट्री है, वहाँ पे भी ओसा को फॉलो किया जाता है। तो यहाँ पे हम टोटल इसमें 7 टॉपिक डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अभी हम चलते हैं टॉपिक की तरफ। मॉडल है। देखो इसमें मॉड्यूल नहीं रहता है, लेकिन डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक रहे, जैसे मान लो हीट स्ट्रेस रहेगा, एस के बारे में रहेगा, वो सब यहाँ पे रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है H2S है, जिसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड। तो H2S क्या है, H2S हाइड्रोजन सल्फाइड इज एन एक्सट्रीमली टॉक्सिक गैस दैट इज कलरलेस, फ्लेमेबल, हेवियर देन एयर, soluble इन वाटर एंड हैज़ द स्मेल ऑफ रोटेन एग एट लोअर कंसेंट्रेशन। यानी हाइड्रोजन सल्फाइड क्या है, एक टॉक्सिक गैस है। ठीक है, ये कलरलेस गैस है, यानी इसमें कोई भी कलर नहीं होता है। ये फ्लेमेबल है, अगर कोई भी यहाँ पे स्पार्क फ्लेम अगर वहाँ पे जाता है तो ये फायर कर सकता है। ये हवा से क्या है, हेवियर होता है, यानी एयर से हेवी होता है। ये वाटर में ये सॉल्युबल होता है, यानी इसको वाटर में मिक्स कर सकते हैं। और इसका स्मेल कैसा होता है, जो भी सड़ा हुआ अंडा होता है, जो रोटेन एग होता है, उसकी तरह ये स्मेल करता है। स्मेल कब करता है, जब ये लोवेस्ट कंसनट्रेशन पे होता है। यूजुअली जब 1 ppm रहता है तो स्मेल करता है, 1 ppm से अबव ये स्मेल नहीं करता है। जो भी हमारी स्मेल का सेंस है वो वहाँ पे क्या होता है, परलाइज हो जाता है। ठीक है, वो वर्क नहीं करता है अबव 1 ppm पे। तो अगर 1 ppm के बिलो अगर कंसनट्रेशन है तो इसको अपने नोज़ से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, अदरवाइज इसे हम नहीं पहचान सकते हैं। जो भी हमारा हाईएस्ट कंसनट्रेशन है H2S का, किसी के भी जान को ले सकता है, ये डेडली है अगर कहीं भी आप इसको स्मेल करते हैं तो। जहरीला गैस है ना? हाँ जी, गैस मतलब जहरीला गैस मतलब। हाँ, टॉक्सिक का मतलब होता है जहरीला गैस। ठीक है, कलरलेस है, यानी इसमें कोई कलर नहीं है। फ्लेमेबल है, मतलब कि ये जलने वाला गैस है। हेवियर देन एयर का मतलब क्या होता है कि जो नॉर्मल हमारा एयर है उससे हेवी है, तो ये ग्राउंड लेवल पे एक्यूमुलेट होता है। ठीक है, वाटर में क्या है, इजीली ये मिक्स हो जाता है और इसका स्मेल कैसा रहेगा, सड़े हुए अंडे की तरह। ठीक है, नेक्स्ट है हाउ इज हाइड्रोजन सल्फाइड फॉर्म्ड, यानी जो भी हाइड्रोजन सल्फाइड है ये बनता कैसे है या होते कैसे है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है कि H2S इज अ बाई प्रोडक्ट फॉर्म व्हेन ऑर्गेनिक मटेरियल डीके। जो भी हमारा ऑर्गेनिक मटेरियल है वो जब सड़ता है तो वहाँ से ये फॉर्म होता है हमारा H2S।
नेक्स्ट क्या है? सर एक कतर में कोई एक प्लेस है सर हम्म। कि उसके H2S के वजह से बहुत लोग मर गए थे सर, रात में सोए थे, ऐसा मैंने सुना है सर। ऐसा बहुत सारा केस हुआ है, ठीक है, क्योंकि H2S क्या है कि हेवी है, ठीक है, एयर से हेवी है, तो जब भी कहीं रिलीज होता है तो ग्राउंड लेवल पे ही रहता है वो, तो ज़्यादा चांसेस रहते हैं किसी की भी डेथ होने की, ठीक है, ये ऊपर नहीं जाता है। ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक मटेरियल का मतलब होता है जैसे जो भी सड़ने वाली चीज़ें है ना, जो नेचुरल, जैसे मान लो आपका फूड हो गया, ठीक है, कोई वेस्ट मटेरियल हो गया जो कि ऑर्गेनिक जिसको बोलते हैं, जो सड़ता है, ठीक है, जो भी नेचर में सड़ता है उससे हमारा H2S रिलीज होता है। जैसे मान लो आपने खाना ही फेंक दिया, ठीक है, मिट्टी में दबा हुआ सड़ रहा है, तो वहाँ से H2S निकल सकता है। क्लियर? हाइड्रोजन सल्फाइड इज जनरेटेड एज द कॉमन बाई प्रोडक्ट ऑफ इंडस्ट्रियल एंड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। जहाँ भी कोई इंडस्ट्री है या कोई भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हो रहा है वहाँ से भी हमारा H2S जनरेट होता है। H2S कब फॉर्म होता है? जहाँ भी हमारा ऑक्सीजन कम रहता है, ठीक है, और कोई भी जो हमारा ऑर्गेनिक मटेरियल है कहीं पे सड़ रहा है, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है, हमारा H2S फॉर्म होता है। अगर कहीं पे सल्फ़र है, ठीक है, बैक्टीरिया है, वहाँ पे भी ये होता है। और भी ये बहुत जगह पाया जाता है, जैसे कि मान लो हमारा ऑयल एंड गैस रिजर्वर है, जहाँ पे कि ऑयल और गैस को हम स्टोर करते हैं, कहीं पे सीवर है, सीवेज है, कहीं पे प्रोसेसिंग फैसिलिटीज़ है, वहाँ पे होता है, कहीं पे डार्क डैम प्लेस है वेयर बैक्टीरिया इज प्रेजेंट, यानी जहाँ भी डंपिंग एरिया है जहाँ पे बैक्टीरिया ज़्यादा है, ठीक है, वहाँ पे भी हमारा H2S फॉर्म होता है। और ये कहाँ पे पाया जाता है? जहाँ भी ऑयल है, ठीक है, वाटर है, या कहीं भी गैस प्रोड्यूस कर रहे हैं, वहाँ पे भी हमारा H2S पाया जाता है। वाटर का मतलब क्या है? जैसे मान लो कि कोई भी नली होता है, ठीक है, कोई सीवेज होता है जहाँ पे कि पानी सड़ रहा है, रुका हुआ है, वहाँ भी हमारा H2S फॉर्म होता है। यहाँ पे और भी एग्जांपल दिया है कहाँ कहाँ पे हो सकता है, जैसे कि यहाँ पे दिया है प्रोडक्शन सेपरेटर्स, वेपर रिकवरी यूनिट, ये सारे ऑयल गैस रिफाइनरी में रहते हैं, ठीक है, सल्फर रिकवरी यूनिट, रिमूवल यूनिट, ठीक है, यहाँ पे क्या है, फ्लोटिंग सेल्स, वाटर नॉकआउट्स, वेल हेड और टैंक्स, हीटर ट्रीटर्स, ठीक है, पिट्स, सेलर और सीवर, ये सब जगह हैं, ठीक है, प्लेसेस है जहाँ पे कि हमारा H2S पाया जाता है। नेक्स्ट है व्हाट आर द हेल्थ हैजर्ड्स ऑफ H2S। जो भी हमारा हाइड्रोजन सल्फाइड है उससे हमारे हेल्थ पे क्या इम्पैक्ट होता है, हेल्थ के लिए हमारा क्या वहाँ पे हार्मफुल हो सकता है। सबसे पहले क्या है, हाइड्रोजन सल्फाइड कैन बी एन एरी ऑफ हेल्थ इफेक्ट्स ऑन द बॉडी डिपेंडिंग ऑन एक्सपोजर कंसनट्रेशन। ये क्या है कि हमारे शरीर पे बहुत तरीके से, अलग अलग तरीके से हमें इफ़ेक्ट कर सकता है, हमारे हेल्थ को डिपेंड करता है कि कितनी क्वांटिटी में, कितना कंसनट्रेशन में इसको हम एक्सपोज हो रहे हैं, इनहेल कर रहे हैं, ठीक है। H2S विल एंटर थ्रू द लंग्स एंड इट इज़ कंसिडर्ड अ केमिकल एस्फिशिएंट। क्या होता है, जो हमारा H2S है कहीं भी अगर लंग के अंदर जाता है तो वहाँ पे हमें क्या होता है, घुटन होता है, जिसको हम एस्फिशिएंट बोलते हैं। इट ब्लॉक्स द ट्रांसफर ऑफ ऑक्सीजन टू ब्लड सेल्स एंड कॉज पैरालिसिस ऑफ द रिस्पायरेटरी सिस्टम। ये क्या है, जो भी हमारे लंग्स में जो ब्लड का सप्लाई है, ब्लड का सर्कुलेशन है, उसको क्या करता है, रोकता है, ठीक है। उसमें क्या है कि हमारा ऑक्सीजन फ्लो नहीं करता है, तो जो भी हमारे ब्लड के सेल्स हैं वो पैरालाइज होते हैं, जिसके चलते हमारा रिस्पायरेटरी सिस्टम फेल होता है और हम एयर को इनहेल नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट है इसका एक्सपोजर लिमिट क्या है, यानी कितनी क्वांटिटी में, कितने देर तक इसको हम एक्सपोज कर सकते हैं, इसको इनहेल कर सकते हैं। तो जो सबसे पहला क्या है हमारा होता है PEL, यानी परमिसेबल एक्सपोजर लिमिट, यानी कितने एक्सपोजर में हम सेफ़ हैं। तो अगर 10 ppm H2S है तो यहाँ पे हम 8 आवर्स के लिए विदाउट किसी रिस्पायरेटरी पीपीज के आराम से काम कर सकते हैं, यानी 10 ppm तक यहाँ पे कोई इसका हार्मफुल इफेक्ट नहीं है, 8 घंटे के लिए हम यहाँ पे सेफ़ हैं। नेक्स्ट हमारा STEL यानी शॉर्ट टर्म एक्सपोजर लिमिट, तो ये होता है हमारा 15 ppm, यानी अगर किसी भी इन्वायरमेंट में 15 ppm H2S है तो वहाँ पे हम 15 मिनट तक काम कर सकते हैं। अगर एबव 15 मिनट काम कर रहे हैं 15 ppm पे तो ये हमारे लिए हार्मफुल होगा। नेक्स्ट है हमारा IDLH, इसको बोलते हैं इमीडिएटली डेंजरस टू लाइफ और हेल्थ। ये हमारा क्या है 100 ppm है। अगर 100 ppm है तो वहाँ पे हम किसी भी केस में विदाउट रिस्पायरेटरी प्रोटेक्शन के हम वहाँ पे काम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे और भी, हाँ बोलिए, क्लियर है।
यस सर। ठीक है। यहाँ पे और भी डिटेल में दिया हुआ है। जैसे मान लो अगर 10 ppm से ऊपर जाता है तो क्या होगा, यहाँ पे बिगनिंग आई इरिटेशन, यानी आपके आँख में खुजली इरिटेशन होना शुरू होगा। अगर 50 to 100 ppm है तो आपका क्या होगा, स्लाइटली रिस्पायरेटरी ट्रेस इरिटेशन आफ्टर 1 आवर एक्सपोजर, यानी 1 घंटे के बाद क्या होगा, जो भी आपका रिस्पायरेटरी ट्रैक है वहाँ पे इरिटेशन होगा, यानी आपके लंग्स में इरिटेशन हो सकता है, आपके जो ट्रैक्स हैं वहाँ पे इरिटेशन हो सकता है। अगर 100 ppm होगा तो आपको कफिंग होगा, आई इरिटेशन हो सकता है। ठीक है। अगर 2 to 15 मिनट आप वहाँ पे रहेंगे तो आपको जो स्मेल करने का सेंस है वो ख़त्म हो सकता है। ठीक है। अगर 15 to 30 मिनट आप वहाँ पे रहते हैं तो जो भी आपका थ्रोट है वहाँ पे इरिटेशन होगा। ठीक है। अगर 48 आवर्स तक अब उसमें आप एक्सपोज रहते हैं तो वहाँ पे आपका डेथ भी हो सकता है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा है 200 to 300 ppm। अगर 200 से 300 ppm रहता है वहाँ पे, तो अगर आप 1 घंटे वहाँ पे एक्सपोजर उसमें लेते हैं तो वहाँ पे क्या होगा, जो भी आपके रिस्पायरेटरी ट्रैक्स हैं वो पूरी तरीके से वहाँ पे इरिटेशन होगा। ठीक है। वहाँ पे पॉसिबिलिटीज है कि आपका जो लंग्स में क्या है, फ्लूइड भर जाएंगे, यानी वहाँ पे क्या है, आपके लंग्स में वाटर या कोई भी केमिकल का वहाँ पे लिक्विड फील हो सकता है। नेक्स्ट क्या हमारा 500 to 700 ppm। अगर 500 से 700 ppm अगर आप एक्सपोज करते हैं तो यहाँ पे क्या है, विदिन 30 मिनट आपका डेथ हो सकता है। नेक्स्ट है 700 to 1000 ppm। यहाँ पे अगर कुछ भी अगर एक्सपोज करते हैं तो विदिन आप 1 to 3 मिनट आप डेथ कर जाएंगे। नेक्स्ट है हमारा 1000 to 2000 ppm। यहाँ पे क्या आपको फ्यू मिनट्स में, यानी विदिन सेकेंड और मिनट वहाँ पे आपकी डेथ हो जाएगी। तो ये सारे अलग अलग कंसनट्रेशन है और उसके हेल्थ इफेक्ट हैं। सर ये पीपीएम से मेजर कैसे करते हैं सर? पीपीएम को मेजर करने के लिए आपके पास होगा मॉनिटर। ठीक है। गैस डिटेक्टर बोलते हैं, आप एसटीएस मॉनिटर बोल लीजिए। उसके थ्रू आप डिवाइस है जिसके थ्रू आप मेजर कर सकते हैं, जिस इन्वायरमेंट में काम कर रहे हैं वहाँ पे आपको वो रखना है। अभी आगे इसमें कवर करेंगे वो चीज़ें। ओके। ठीक है। इसको आपको मॉनिटर कैसे करना है, ठीक है, जैसे मतलब पता कैसे करना है कि यहाँ पे H2S है या नहीं है। तो सबसे पहला केस क्या है कि अगर अगर लो कंसनट्रेशन में है, अगर बिलो 1 ppm है तो वहाँ पे आप स्मेल कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन अगर एबव 1 ppm चला गया तो क्या करता है, आपके स्मेल का जो पावर है, जो भी आपके स्मेल के जो ऑर्गन्स हैं, ठीक है, रिस्पायरेटरी ऑर्गन हो गए, सबको क्या करता है, ये पैरालाइज करते हैं, यानी अब उसको स्मेल नहीं कर सकते हैं। तो वहाँ पे आपको क्या चाहिए, दो चीज़ें चाहिए। सबसे पहला क्या है कि यहाँ पे एक आता है फिक्स मॉनिटर। ठीक है। जैसे मान लो किसी भी आप प्लांट में काम कर रहे हो तो वहाँ पे डिवाइस इंस्टॉल रहेगा जो कि आपको ये शो करेगा कि इस एरिया में कितना ppm H2S है। ठीक है। जैसे मान लो हम किसी प्लांट में काम कर रहे हैं, वहाँ पे 10 ppm अलाउड है, तो जैसे 10 ppm से अबव होगा तो क्या करेगा, वो अलार्म करेगा, आपको अलर्ट करेगा। नेक्स्ट क्या है, आप एक पोर्टेबल मॉनिटर रख सकते हैं जो कि अपने साथ लेके घूम सकते हैं, किसी भी एरिया में जा रहे हैं, अगर वहाँ पे H2S है वो भी आपको अलार्म करेगा। ठीक है। तो ये डिवाइस रहते हैं जो कि एक फिक्स रहता है और एक क्या आपका पोर्टेबल रहता है। तो अगर फिक्स वाला है, जिस एरिया में आप काम कर रहे हैं वहाँ पे वो शो करेगा कितना H2S है, अगर ज़्यादा होगा तो अलार्म करेगा। जो भी आपका पोर्टेबल है आपके पॉकेट में रहेगा या आपके शोल्डर पे रहेगा, ठीक है, आपके हैंड में रहेगा, वो भी आपको शो करता रहेगा कितना ppm है। अगर 10 ppm से अबव जाएगा तो वो भी आपको अलार्म करेगा। तो इस तरीके से आप पता कर सकते हैं, गैस को मॉनिटर कर सकते हैं। ठीक है। ये सारे डिवाइस हैं जो कि H2S मॉनिटर हैं। इसको आप कैरी करेंगे, जिस एरिया में H2S रहेगा वहाँ पे जब भी आप एक्टिविटी करेंगे ये आपके पास पोर्टेबल डिवाइस रहेगा जिसमें कि शो करेगा कितना H2S है। ठीक है। जैसे 10 ppm से अबव जाएगा ये आपको अलार्म करेगा। क्लियर। तो इसके अंदर कौन सा आता है सर? अलग अलग कंपनी का आता है, जो भी आपके क्लाइंट या जो भी आपका कॉन्ट्रैक्टर अप्रूव करेगा आप यूज़ कर सकते हो, सारे ओके हैं। ये कंपनी के ऊपर रहता है। ठीक है। कोई ज़्यादा ज़्यादा थ्री कंपनी के नाम और ज़्यादा 3 AM का यूज़ करते हैं। ठीक है। वो ज़्यादा क्वालिटी उसका सही रहता है। या फिर आप ड्रैगर का यूज़ कर सकते हो। ये सब एक दो हैं जो कि काफ़ी अच्छे हैं। वो कंपनी के बजट के ऊपर डिपेंड करता है और जो भी आपका क्लाइंट अप्रूव करे। ठीक है। सर ऑक्सीमीटर का सेम है क्या? किसका?
ऑक्सीमीटर सर। ऑक्सीमीटर नहीं बोलते उसको, H2S डिटेक्टर बोलते हैं, ठीक है। वो तो सही है सर, लेकिन वो डिवाइस सेम दिख रहा है सर। हाँ, डिवाइस तो सेम दिखता है, जो भी आपका O2 मीटर हो, H2S मीटर हो, मल्टीमीटर हो, देखने में सेम लगता है, ठीक है। जी। तो सर कैसे भी पहचानेगा ये ऑक्सीमीटर है, ये H2S है? उस पर लिखा रहेगा ना, जब भी उसको आप ऑन करोगे तो जैसे मान लो H2S का है तो यहाँ पे H2S लिखा रहेगा, ठीक है। देखो यहाँ ऊपर भी लेवल लिखा हुआ है, ठीक है, इसके डिस्प्ले पे लिखा हुआ है, इसके भी डिस्प्ले पे लिखा हुआ है। अभी मैं O2 सर्च करूँगा तो O2 लिखा रहेगा उस पर, ठीक है। जी। ये क्या आ रहा है? ठीक है, देखो यहाँ पे O2 लिखा हुआ है, ठीक है। जी। तो जिस तरीके का मॉनिटर होगा ये आपको वहाँ पे लिखा रहेगा, ठीक है। ठीक सर। नेक्स्ट है कि हमें कब कब H2S को मॉनिटर करना है, यानी चेक करना है। तो एयर मॉनिटरिंग शुड बी डन एनी टाइम देर इज़ पोटेंशियल फॉर समवन टू बी एक्सपोज ओवर परमिसेबल एक्सपोजर लिमिट ऑफ H2S। यानी उस समय आपको मॉनिटर करना है जहाँ पे चांसेस है कि कोई भी बंदा H2S से एक्सपोज हो सकता है। यानी मान लो कि H2S का एरिया है, कोई भी अगर जैसे पेट्रोल का डीजल का यूनिट है वहाँ पे H2S हो सकता है, क्रूड ऑयल का प्लांट है वहाँ पे H2S हो सकता है, तो वहाँ पे आपको मॉनिटर करना है, ठीक है। सबसे पहले क्या, अगर H2S वाले एरिया में काम कर रहे हैं तो आपको ऑल टाइम वहाँ पे H2S कंसंट्रेशन मेजर करना है। यानी आपके वहाँ पे पोर्टेबल डिवाइस रहेगा या फिक्स डिवाइस रहेगा जो कि एवरी टाइम मॉनिटर करता रहेगा। ड्यूरिंग ऑल कन्फाइंड स्पेस एंट्री, जहाँ भी कन्फाइंड स्पेस एंट्री हो रहा है तो कन्फाइंड स्पेस H2S का है या नहीं है उससे मैटर नहीं करता है, आपको वहाँ पे H2S मॉनिटर करना है, ठीक है। एनी टाइम देर इज पॉसिबिलिटी पोटेंशियल टू बी एक्सपोज ओवर द परमिसेबल एक्सपोजर लिमिट। अगर PL के ऊपर कोई भी एक्सपोज हो सकता है वहाँ भी आपको ये मेजर करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, व्हेन गॉगिंग टैंक्स, जो भी हमारे टैंक है उसके अंदर कोई क्लीनिंग कर रहे हैं और उसके अंदर कोई जा रहा है तो वहाँ भी आपको H2S को मॉनिटर करना है। नेक्स्ट है स्केप गाइडलाइंस। अगर कोई H2S से एक्सपोज हो गया या कोई H2S रिलीज हो गया, इमरजेंसी हो गया, तो वहाँ पे क्या क्या आपको करना है। सबसे पहले क्या करना है, नो द अलार्म सिस्टम, ठीक है। जैसे प्लांट्स में क्या है कि अलग अलग गैस के लिए अलग अलग अलार्म्स होते हैं, लाइट्स होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन से अलार्म में कौन सा गैस रिलीज होता है, ठीक है। दूसरा केस हो सकता है कि अगर कहीं पे गैस लीक हो रहा है, आपको पता चल रहा है लेकिन अलार्म रेज नहीं किया गया है, अलार्म वर्क नहीं कर रहा है, तो आप मैनुअली भी अलार्म को एक्टिवेट कर सकते हो। नेक्स्ट क्या है, नो वेयर द पोटेंशियल सोर्स ऑफ H2S आर लोकेटेड। आपको ये पता करना है कि किस एरिया में H2S ज़्यादा है, उस एरिया में आपको नहीं जाना है। नेक्स्ट क्या है, नो द विंड डायरेक्शन एट ऑल टाइम। आपको विंड डायरेक्शन पता होना चाहिए, क्यों, मान लो कि अगर जहाँ भी H2S रिलीज हो रहा है, मान लो कि इस एरिया में रिलीज हुआ है, ठीक है, विंड हमारा इधर को जा रहा है, तो जो भी हमारा H2S है इधर भी आ सकता है। तो जब भी हमको उस एरिया से बाहर निकलना है तो ना तो हमें इधर जाना है ना तो हमें इधर जाना है, ठीक है। हमें जाना है क्रॉस विंड डायरेक्शन में, यानी या तो हम ऊपर जा सकते हैं या फिर नीचे आ सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपको डायरेक्शन देखना है कि किस डायरेक्शन में हमारा एयर फ्लो कर रहा है। नेक्स्ट क्या है, एस्केप बाय गेटिंग अपविंड टू द हायर एलिवेशन इफ़ पॉसिबल फ्रॉम द सोर्स। अगर जहाँ पे गैस लीक हुआ है, ठीक है, H2S लीक हुआ है, अगर वहाँ पे कोई भी एलिवेटेड प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप जा सकते हो तो वहाँ पे आपको जाना चाहिए, क्योंकि जो हमारा H2S है वो ग्राउंड लेवल पे एक्यूमुलेट होता है, तो आप किसी भी हाइट पे जा सकते हो। व्हेन एस्केपिंग ऑलवेज गो क्रॉस विंड एंड अराउंड द सोर्स। हमने क्या देखा कि क्रॉस विंड डायरेक्शन में आपको कहीं भी जाना है। अगर हम कहीं भी एस्केप कर रहे हैं तो ना तो हमको विंड के अपोजिट जाना है ना विंड के फ्रंट में जाना है, हमें जाना है क्रॉस विंड डायरेक्शन में। नेक्स्ट क्या है, नेवर गो डायरेक्टली अपविंड, यू मे बी रनिंग इनटू द सोर्स, ठीक है। अपविंड का मतलब क्या होता है, जिधर एयर फ्लो कर रहा है उधर हमें नहीं जाना है, ठीक है। उसका मतलब क्या है कि मान लो कि जो सोर्स है, उस जो भी H2S जहाँ से रिलीज हो रहा है वो सारा H2S उसी तरफ जा रहा है, ठीक है, जिस तरफ हमारा एयर फ्लो कर रहा है। तो एयर के फ्लो की तरफ हमें कभी भी नहीं जाना है। समरी क्या है यहाँ पे,
जो भी हमारा H2S है ये क्या है, डेडली है, स्पेशली व्हेन यू डोंट अंडरस्टैंड एंड रिस्पेक्ट इट्स डेंजर, खासकर तब जब आपको इसके बारे में पता ना हो या आप इसके डेंजर को आप रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट क्या है, टेक H2S सीरियसली, फॉलो ऑल सेफ्टी गाइडलाइंस एंड स्टैंडर्ड, रिमाइंडर ऑलवेज आस्क अ सुपरवाइजर इफ अनश्योर। जो भी आपका H2S है इसको आपको सीरियसली फॉलो करना है, जो भी इसके सेफ गाइडलाइंस है। अगर आपको कोई भी डाउट रहता है, जो भी आपका सुपरवाइजर है उससे आपको पूछना है। इट्स अ मैटर ऑफ लाइफ और डेथ, जो भी हमारा H2S है लाइफ और डेथ का मैटर है। तो वहाँ पे जब भी हम काम कर रहे हैं तो H2S के बारे में हमको पूरी तरीके से प्रॉपर पता होना चाहिए, कैसे एस्केप करना है, कैसे उसको आइडेंटिफाई करना है, कितना उसका परमिसेबल एक्सपोजर लिमिट है, ये सब आपको पता होना चाहिए। क्लियर है? ठीक है, ये क्या है हमारा, ठीक है, इसको हम विंड शॉक बोलते हैं। जितने भी प्लांट्स है या कहीं भी जहाँ पे गैस लीकेज के चांसेस हैं वहाँ पे इसको इंस्टॉल करते हैं। इससे क्या है कि हम विंड डायरेक्शन देख सकते हैं। ठीक है, जिधर की तरफ ये फ्लो कर रहा है, विंड उधर फ्लो कर रहा है, तो हमको किधर जाना है इन केस ऑफ गैस लीक, ये हम इसको देख के डिसाइड करेंगे। ठीक है, जैसे मान लो कि हमारा ये, मान लो कि जो भी आपका ये विंड शॉक है इधर डायरेक्शन में, ठीक है, इसका मतलब क्या है कि हमारा विंड इधर की तरफ जा रहा है। तो ना तो हमको इन केस ऑफ इमरजेंसी ना ही इधर जाना है ना ही इधर जाना है। ठीक है, ये दोनों डायरेक्शन में हमें नहीं जाना है। किधर जाना है हमको, या तो उधर जा सकते हैं या फिर इधर हम आ सकते हैं। ठीक है, इसको हम बोलते हैं क्रॉस विंड डायरेक्शन। कौन है भाई? क्लियर है ये? बोलिए। रिपीट करिए, आवाज समझ में नहीं आ रहा क्या बोल रहे हैं आप। जैसे फेसबुक किया तो हमारा विंड शॉक का अनुसार हम देख रहे क्यों लग जाएगा सर, क्रॉस रिलेशन फेल कर जाएंगे। देखो एक मिनट, यहाँ पे मैं क्या बता रहा था, जैसे मान लो कि आपका ये विंड शॉक है, ठीक है, ये हमारा इधर से फ्लो कर रहा है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि हमारा जो विंड का डायरेक्शन है इधर तरफ है। ठीक है, तो हमें इस वाले डायरेक्शन में कभी नहीं जाना है। मान लो कि यहाँ पे गैस लीक हुआ है, ठीक है, तो ये सारा गैस किधर फ्लो करेगा, इस साइड फ्लो करेगा। तो अगर इधर जा रहे हैं हम तो गैस हमारे पीछे पीछे या हमारे आगे जा सकता है। ठीक है, अभी क्या है, हमको इधर से इधर भी नहीं जाना है, क्योंकि हमारा जो गैस किधर से आ रहा है इधर से ही आ रहा है, तो इधर भी हम नहीं भाग सकते हैं। तो अभी हमें कहाँ जाना है, या तो हम इस साइड जा सकते हैं, ठीक है, या फिर हम इधर आ सकते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, क्रॉस विंड डायरेक्शन। ठीक है, तो जो भी हमारा ये दो डायरेक्शन है, हाँ फ्लोर पे है सर, अपोजिट साइड में हमको एरिया है, फिर कैसे साइड में आ सकते हैं, फिर साइड में लगेगा ना सर। उसी के लिए हम इमरजेंसी प्लानिंग करते हैं। ठीक है, जब भी कोई फ्लोर बन रहा है, कोई बिल्डिंग बन रहा है, तो इन केस ऑफ इमरजेंसी हमारा एग्जिट पॉइंट किधर रहेगा। ठीक है, ठीक है, हर एक डायरेक्शन में हमारा एग्जिट पॉइंट रहेगा। ठीक है, तो आपको पता ना चाहिए किधर किधर एग्जिट डायरेक्शन है और किधर आपको जाना है। ठीक है, तो ये सारा आपका इमरजेंसी प्लान का पार्ट रहेगा कि इस केस में आपको कहाँ जाना है, उस सीन के अकॉर्डिंग हम वहाँ पर डिसाइड करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है हीट स्ट्रेस। हीट स्ट्रेस का मतलब क्या होता है, कोई डिफाइन करेगा?
सदासर दुख लग जाना, चक्कर आ जाना, इंटेस्टाइन में सर लू लगता है। ठीक है, ये हीट स्ट्रेस के बारे में हम सीख रहे हैं। चक्कर आ जाएगा। ठीक है, अभी हाई टेम्परेचर सर। ओके, सबको मिक्स करके डिस्कस करेंगे अभी हम। ठीक है, जो हमारा हीट स्ट्रेस है, ये जो टॉपिक है, इसका गोल क्या है, यानी हम क्यों ये रीड कर रहे हैं। सबसे पहले क्या है, हाउ द बॉडी हैंडल्स हीट, यानी हमारा जो बॉडी है हीट को कैसे हैंडल करता है, इसके बारे में जानने के लिए। दूसरा क्या है, नो हाउ द रिकोगनाइज हीट रिलेटेड इलनेस, जो भी हमारे शरीर में या हमारे बॉडी में हीट रिलेटेड इलनेस होते हैं उसको हम कैसे रिकोगनाइज यानी कैसे पहचान सकते हैं। ठीक है, हीट स्ट्रेस में क्या होता है, हीट स्ट्रोक होता है, हीट क्रैम्प होता है, ठीक है, हीट रैश होता है, बहुत तरीके के इलनेस होते हैं। तो सभी इलनेस को कैसे हम पहचानेंगे ये जानेंगे हम। नो व्हाट टू डू व्हेन दे ऑकर, ये हम जानेंगे कि अगर ये ऑकर होते हैं, उसको हम फेस करते हैं तो वहाँ पे हमको क्या करना है। फिर देखेंगे नो द फैक्टर्स इंक्रीजिंग योर रिस्क, यानी इस फैक्टर को हम जानेंगे जिससे कि ये रिस्क हमें और इंक्रीज हो रहा है, रिस्क बढ़ रहा है। नो हाउ यू कैन प्रिवेंट हीट रिलेटेड इलनेस, जो भी आपका हीट रिलेटेड इलनेस है उसको हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, इसके बारे में जानेंगे। तो ये सारा टॉपिक इसमें हम कवर करेंगे। नेक्स्ट है हाउ द बॉडी रिस्पॉन्ड टू हीट, जो भी हमारे बॉडी के अंदर हीट आता है उसको बॉडी कैसे रिस्पॉन्ड करती है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करता है, द बॉडी ट्राइज टू कीप अ कांस्टेंट इंटरनल टेम्परेचर, जो हमारा बॉडी है जो इसका इंटरनल टेम्परेचर है उसको क्या करता है, वो कांस्टेंट मेंटेन करने का ट्राई करता है। दूसरा क्या है, व्हेन इंटरनल टेम्परेचर राइजेज इट अटेम्प्ट्स टू गेट रीड ऑफ एक्सेसिव हीट, अगर मान लो बॉडी के अंदर जो भी हमारा इंटरनल टेम्परेचर है राइज कर रहा है, बढ़ रहा है, तो जो हमारा बॉडी क्या है उससे बचने के लिए हीट को रिलीज करता है। तो हीट को कैसे रिलीज करता है, इंक्रीजिंग ब्लड फ्लो टू स्किन सरफेस, जो भी हमारे स्किन सरफेस है वहाँ पे क्या है ब्लड फ्लो इंक्रीज होता है, जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो फास्ट हो जाता है। दूसरा क्या है, रिलीजिंग स्वेट ऑन टू स्किन सरफेस, जो भी हमारे स्किन सरफेस है, स्किन है, उसके ऊपर क्या है स्वेटिंग होता है, पसीना निकलता है, तो इससे भी क्या हमारा बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन होता है। ठीक है, नेक्स्ट है इफेक्ट्स ऑफ बॉडी रिस्पॉन्स, तो जब भी हमारे बॉडी के अंदर एक्सेसिव हीट आता है उसके लिए बॉडी रिस्पॉन्ड करता है, पसीना बाहर निकालता है, ब्लड फ्लो को बढ़ाता है, तो उससे हमारे बॉडी पे क्या रिस्पॉन्स होता है, उसका इफेक्ट क्या होता है। ठीक है, उसमें क्या है, जब भी आपके बॉडी में ओवरऑल जो ब्लड फ्लो इंक्रीज होता है तो आपके ब्रेन में ब्लड फ्लो कम हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, तो पहला ये होता है हमारा, इससे क्या होता है हमारा रिड्यूस मेंटल अलर्टनेस एंड कंप्रेसेशन, इसमें क्या है कि जो हमारी मेंटल जो सोचने की ताकत है, ठीक है, समझने का जो ताकत है, वो सब क्या है वहाँ पे रिड्यूस होता है। रिड्यूस ब्लड फ्लो टू एक्टिव मसल्स, जो भी हमारे एक्टिव मसल्स है, जैसे मान लो पैर है, हाथ है, ठीक है, जो भी हमारा बॉडी का पार्ट है जो कि एक्टिव है वहाँ पे ब्लड फ्लो कम हो जाता है। फिर हमें क्या होता है, ब्लड फ्लो जब भी कम होगा तो फैटिक होगा, थकान होगा, ठीक है, लॉस ऑफ स्ट्रेंथ होगा, यानी हमारी स्ट्रेंथ कम होगी। दूसरा क्या है, इंक्रीज स्वेटिंग, अगर ज़्यादा स्वेटिंग होता है तो क्या होता है हमारे बॉडी में, क्या होता है यहाँ पे स्लीपरीनेस, यानी जो भी हमारे बॉडी है वहाँ पे स्लीपरी मतलब चिकना, वहाँ पे क्या बोल सकते हैं उसको, ज़्यादा ऑयल निकलता है तो बॉडी हमारा क्या स्लीपरी हो जाता है। ठीक है, तो जब भी हमारे बॉडी में ज़्यादा हीट आता है और उसको जब बॉडी रिस्पॉन्ड करता है तो ये सारे इफेक्ट होते हैं। इफेक्ट में क्या है, हमारा ब्लड फ्लो ब्रेन में कम हो जाता है। ठीक है, जो भी हमारे एक्टिव मसल्स है वहाँ पे ब्लड फ्लो कम हो जाता है, और जो भी हमारा स्वेटिंग है उससे हमारा बॉडी क्या होता है, स्लिपरीनेस होता है। इस सब के होने से क्या होता है रिजल्ट, जो भी हमारा एक्सीडेंट का रेट है हॉट वेदर कंडीशन में ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, एक तो जो भी हमारे एक्टिविटी रिलेटेड जो हार्म्स है वो तो होते हैं, उसके साथ ये क्या होता है, एड ऑन होता है, तो और भी चांसेस एक्सीडेंट के बढ़ जाते हैं। फिर क्या है, व्हेन कूलिंग मैकेनिज्म फेल, जो भी हमारा बॉडी का कूलिंग मैकेनिज्म है, यानी बॉडी को जो कूल करने का जो हमारा इंटरनल पावर है वो कब फेल होता है। हाई एयर टेम्परेचर रिड्यूसेस इफेक्टिवनेस, जब भी जो एयर है उसका टेम्परेचर अगर हाई होता है, ज़्यादा टेम्परेचर है, तो जो बॉडी का जो कूलिंग मैकेनिज्म है वहाँ पे इफेक्टिव नहीं रहता है, वो रिड्यूस हो जाता है। हाई ह्यूमिडिटी रिड्यूसेस एवोपरेशन और स्वेटिंग, जब भी इन्वायरमेंट में हाई ह्यूमिडिटी रहता है तो जो हमारे बॉडी से एवोपरेशन होता है या स्वेटिंग होता है वो कम हो जाता है। एक्सेस लॉस ऑफ सॉल्ट, जब भी पसीना निकलता है बॉडी से तो वहाँ पे क्या होता है, जो भी हमारे बॉडी के अंदर सॉल्ट है वहाँ पे लॉस होता है। डिहाइड्रेशन होता है, हमारे बॉडी के अंदर जो वाटर है उसकी कमी हो जाती है।
ठीक है। नेक्स्ट है हमारा हीट स्ट्रोक। हीट स्ट्रोक क्या होता है? तो हीट स्ट्रोक का रीजन क्या क्या होता है? सबसे पहले क्या है? टोटल ब्रेक डाउन ऑफ बॉडी कूलिंग सिस्टम, यानी जो भी हमारे बॉडी का कूलिंग सिस्टम है यहाँ पे टोटली ब्रेक डाउन हो जाता है, यानी हमारा बॉडी जो कूल होना है वो पूरी तरीके से बंद कर देता है। ठीक है। इसके साइन और सिम्टम्स क्या हैं? हाई बॉडी टेम्परेचर, यानी जो आपका बॉडी का टेम्परेचर यहाँ पे काफ़ी हाई होता है, 103 डिग्री फ़ारेनहाइट से आपका वहाँ पे टेम्परेचर बॉडी का हो जाता है। नेक्स्ट क्या है? स्वेटिंग स्टॉप एंड स्किन इज़ हॉट, रेड एंड ड्राई। जो भी आपके बॉडी से स्वेटिंग होता है आपको बॉडी को कूल करने के लिए, वो क्या वहाँ पे बंद हो जाता है, यानी आपके बॉडी से पसीना नहीं आता है। जो भी आपका स्किन होता है वो काफ़ी गर्म हो जाता है, रेड कलर का वहाँ पे दिखता है या ड्राई दिखता है। ठीक है। आपको हेडेक हो सकता है, डिजनेस हो सकता है, वीकनेस हो सकता है, आपके पल्स रैपिड हो सकते हैं, वहाँ पे आपकी बॉडी ठंडी हो सकती है, डिफ़िकल्टी ब्रीथिंग यानी सांस लेने में आपको दिक्कत आ सकता है। अगर आपको उसको ट्रीट नहीं करेंगे तो ठीक है आपका अनकॉन्शियसनेस और आपका डिलीरियम हो सकता है। ठीक है। यानी आप बेहोश हो सकते हैं। तो ये सारे केसेस जो क्या है साइन और सिम्टम्स है इसके। जब भी हीट स्ट्रोक होगा तो उसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे? तो जो भी ये हीट स्ट्रोक है ये क्या एक मेडिकल इमरजेंसी है, तो यहाँ पे आपको मेडिकल असिस्टेंट लेना है। अगर आप उसको अनट्रीटेड लेफ्ट कर देंगे, ऐसे छोड़ देंगे, तो यहाँ पे क्या है जो पर्सन है उसकी डेथ भी हो सकती है। 4000 अमेरिकन डाई ईच ईयर, जो अमेरिकन है वहाँ पे 4000 पर्सन एवरी ईयर हीट स्ट्रोक से डेथ करते हैं। सबसे पहले क्या करना है आपको? जो भी विक्टिम है जिसको भी हीट स्ट्रोक हुआ है उसको कूल एरिया में लेके जाना है। गिव ए स्मॉल कप ऑफ वाटर, ठीक है, उसको स्मॉल कप ऑफ वाटर देना है, उसको पानी पीने के लिए देना है। इफ़ नॉट नॉसियस, यानी अगर वो बेहोश नहीं है, ठीक है, उसको अगर उल्टी वगैरह नहीं आ रहा है, कहीं से ब्लीडिंग नहीं हो रहा है, तो उसको आप वाटर दे सकते हो। लूज और रिमूव क्लोथिंग, जो भी उसके क्लोथिंग्स है उसको आप लूज कर सकते हो या रिमूव कर सकते हो, यानी जो भी पीपीज पहना हुआ है, अगर ज़्यादा कपड़े पहना हुआ है तो उसको आप रिमूव कर सकते हो। कूल विथ वाटर और मसाज विथ आइस, जो भी उसका शरीर है, जो उसका बॉडी है, उसको वाटर से कूल करना है। आप आइस का यूज़ कर सकते हो मसाज करने के लिए ताकि बॉडी कूल हो जाए। फ़ैन वहाँ पे आप उसको लगा सकते हो, उसको एयर दे सकते हो फ़ैन के थ्रू, ताकि जो भी उसके बॉडी से इवेपोरेशन हो रहा है उसको हम बढ़ा सकें। नेक्स्ट है हमारा क्या है? हीट एग्जॉशन। हीट एग्जॉशन क्या होता है? जब भी हमारे बॉडी से एक्सेसिव अमाउंट में वाटर और सॉल्ट का लॉस होता है, ठीक है, उस समय हमें क्या होता है? हीट एग्जॉशन होता है। इसके साइन और सिम्टम क्या हैं? इसमें आपको हेवी स्वेटिंग होगा, ठीक है, आपको काफ़ी प्यास लगेगा, स्किन इज़ पेल एंड कूल, जो भी आपका स्किन है वो ठंडा हो जाएगा, ठीक है, रैपिड पल्स होगा, फैटिग होगा, वीकनेस होगा, नौसिया होगा, वोमिटिंग हो सकता है, हेडेक हो सकता है, ब्लड विजन हो सकता है, फेंटिंग हो सकता है। ये सारे क्या हैं? इसके सिम्टम्स हैं। ट्रीटमेंट क्या है इसका? जो भी पर्सन है उसको कूल एरिया में मूव करना है, ठीक है, रेस्ट विथ लेग्स एलिवेटेड, जो भी उसके पैर है किसी ऊंचे जगह पर रख के उसको रेस्ट करना है, ठीक है। लूजन क्लोथिंग, जो भी उसके क्लोथिंग पहने उसको लूज करना है। गिव फ्लूड, कोई भी उसको फ्लूड दे सकते हैं, जूस हो या वाटर हो। कूल विथ वाटर एंड फैन, उसके बॉडी को फैन से या वाटर से कूल करना है। नेक्स्ट है हीट क्रैम्प। तो हीट क्रैम्प क्या होता है? लॉस ऑफ सॉल्ट, जब भी आपके बॉडी से काफ़ी अमाउंट में सॉल्ट का लॉस होता है तो वहाँ पे हीट क्रैम्प होता है। इसके साइन और सिम्टम क्या है? पेनफुल एस्पेंस इन आर्म, जो भी आपके आर्म्स हैं, ठीक है, लेग है या जो भी आपका एब्डोमेन है वहाँ पे क्या है? पेन होता है, ठीक है, जो मसल क्रैम्प होता है, मसल में पेन होता है, उसको इस तरीके से यहाँ पे सिम्टम दिखेगा। आपका जो बॉडी है हॉट रहेगा, ठीक है, मॉइस्ट रहेगा। इसके लिए ट्रीटमेंट क्या होता है? यहाँ पे क्या है कि आपको वाटर इनटेक करना है, ठीक है, रेस्ट लेना है, मसाज करना है जो भी आपके एरिया में क्रैम्प हुआ है। नेक्स्ट क्या है? डिहाइड्रेशन। तो डिहाइड्रेशन के कॉजेज़ क्या क्या हैं? एक्सेसिव फ्लूइड लॉस, जब भी आपके बॉडी से जो भी फ्लूइड है, वाटर है, वो अगर लॉस हो रहा है तो वहाँ पे क्या है? डिहाइड्रेशन हो सकता है। इसके साइन और सिम्टम क्या हैं? आपको फैटिग होगा, वीकनेस होगा, ड्राई माउथ होगा। ट्रीटमेंट क्या है? इसका सिंपल ट्रीटमेंट है, जो भी आप वाटर ले रहे हो या सॉल्ट ले रहे हो उसको आपको कंज्यूम करना है। नेक्स्ट है हमारा हीट रैश। हीट रैश क्या होता है?
इन्फ्लेम्ड स्किन, जब भी क्या होता है कि ज़्यादा सनलाइट में काम करते हैं या किसी भी हॉट एरिया में काम करते हैं तो हमारा स्किन क्या है, बर्न हो जाता है, ठीक है। वहाँ पे आप देखेंगे रेड रेड स्पॉट हो जाता है, उसको हम बोलते हैं हीट रैश। इसके साइन और सिम्टम क्या हैं, आपको जो बॉडी है रैश होगा, ठीक है। यहाँ पे पिंक पिंपल्स हो सकते हैं, इचिंग हो सकता है, टिंगलिंग हो सकता है, ठीक है, यानी खुजली होना, ये सब हो सकता है। यहाँ पे ट्रीटमेंट क्या क्या रहता है इसका, क्लीन एरिया एंड ड्राई, जो भी एरिया में आपका हीट रैश हुआ है उसको क्लीन करना है, ड्राई करना है, ठीक है। ये सारे मेडिसिन्स हैं, ठीक है, जो कि आपको यूज़ करने से, मान लो यहाँ पे दिया है कैलेमाइन और अदर लोशन, इस तरीके के लोशंस आप यूज़ कर सकते हैं ताकि वो ट्रीट हो सके। नेक्स्ट है प्रिवेंटिंग हीट स्ट्रेस। हीट स्ट्रेस से हमको कैसे बचना है। नो द फैक्टर दैट इंक्रीज रिस्क, सबसे पहले आपको ये जानना है कि किस वजह से हीट स्ट्रेस हो रहा है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले क्या आता है, द इन्वायरमेंट यू आर वर्किंग इन, आपको इन्वायरमेंट देखना है जहाँ पे आप काम कर रहे हो। द वर्क यू आर डूइंग, आप क्या काम कर रहे हो। जैसे मान लो ऐसे इन्वायरमेंट में काम कर रहे हो जहाँ पे डायरेक्ट सनलाइट है, ऐसी एक्टिविटी कर रहे हो जहाँ पे काफ़ी हीट जनरेट हो रहा है, ठीक है। योर ऑन कंडीशन, यानी अपना भी कंडीशन देखना है। हो सकता है कि आपका कोई मेडिकल ट्रीटमेंट चल रहा हो या कोई ऐसी मेडिसिन ले रहे हो जिससे कि आपका बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, या आप ज़्यादा अमाउंट में कॉफ़ी ले रहे हो, टी ले रहे हो, तो ये भी आपका क्या है, पर्सनल कंडीशन हो सकता है, ठीक है। तो सबसे पहला क्या हमारा इन्वायरमेंटल फैक्टर है, इसके अंदर क्या क्या आता है, एयर का टेम्परेचर, ठीक है। अगर एयर का टेम्परेचर ज़्यादा है तो आपको हीट स्ट्रेस हो सकता है। ह्यूमिडिटी, अगर ह्यूमिडिटी ज़्यादा है तो भी आपको हीट स्ट्रेस हो सकता है, क्योंकि जो आपका बॉडी से जो भी पसीना आ रहा है वो एवोपरेट नहीं होता है। रेडिएंट हीट सोर्स, अगर कहीं भी ऐसा जगह काम कर रहे हो जहाँ पे कि हीट का सोर्स है, ठीक है, कहीं फर्नेस में, बॉयलर में काम कर रहे हो तो वहाँ पे हीट स्ट्रेस हो सकता है। एयर सर्कुलेशन, आप किसी ऐसे एरिया में काम कर रहे हो जहाँ पे कि एयर सर्कुलेट नहीं हो रहा है प्रॉपर, जैसे कन्फाइंड स्पेस, ठीक है। तो ये सारे क्या है, इन्वायरमेंट फैक्टर्स हैं हीट स्ट्रेस होने के। नेक्स्ट है वर्क रिलेटेड फैक्टर, जो आप काम कर रहे हो उससे भी आपको हीट स्ट्रेस हो सकता है। जैसे अगर आपके ऊपर काफ़ी वर्कलोड है, ठीक है, टाइप ऑफ वर्क, मान लो आप कोई हॉट वर्क कर रहे हो, ठीक है, ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हो तो भी हो सकता है। ज़्यादा समय से किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो, लगातार काम कर रहे हो तो भी हो सकता है। नेक्स्ट है क्लोथिंग, अगर आप कोई भी भारी कपड़ा पहने हो, ऐसा कपड़ा पहने हो जहाँ से कि ब्रीथ करना, एयर को पास करना मुश्किल है, तो इस केस में भी हो सकता है। कलर पे भी डिपेंड करता है, अगर आप डार्क पहने हो तो वहाँ पे क्या है कि जो हीट है वो ज़्यादा एब्जॉर्ब होता है बॉडी के अंदर। तो जो ब्लैक है या डार्क क्लोथिंग आपको नहीं पहनना है, कोई भी लाइट क्लोथिंग पहन सकते हो जहाँ से कि जो भी हीट है, सनलाइट है, काफ़ी अच्छे से रिफ्लेक्ट कर पाए। जो भी आप पीपीज पहनते हो उसके वजह से भी आपको हीट स्ट्रेस हो सकता है, क्योंकि वहाँ पे एयर पूरी तरीके से सर्कुलेट नहीं हो पाता है। नेक्स्ट है पर्सनल फैक्टर, इसमें क्या क्या आता है, आपका एज आता है। अगर आप एजेड हो, मान लो कि 45 ईयर 40 ईयर्स के हो, तो यहाँ पे आपको जल्दी हीट स्ट्रेस हो सकता है। वेट और फिटनेस, अगर आपका वेट ज़्यादा है या काफ़ी कम है तो भी हो सकता है। कोई आप ड्रग ले रहे हो, अल्कोहल ले रहे हो, कैफ़ीन ले रहे हो, या कोई मेडिसिन ले रहे हो तो भी आपका हो सकता है, ठीक है। मान लो पहले से कोई हीट रिलेटेड आपको इलनेस हुआ है तो भी आपको दोबारा से हो सकता है। तो इसके लिए आप क्या क्या कर सकते हो, प्लेंटी ऑफ फ्लूइड, यानी कि जो भी वाटर या कोई भी जूस आप इनटेक कर सकते हो। आपको ये नहीं देखना है कि हमको प्यास लगेगा तभी हम वाटर या फ्लूइड कंज्यूम करेंगे, ठीक है। एवरी 20 मिनट में आपको 5 to 7, एवरी 20 मिनट में आपको क्या करना है, 1 गिलास या 1 कप आप पानी पी सकते हो। नेक्स्ट क्या है, द बॉडी टेक्स 3 to 5 days टू गेट यूज टू द हीट। जैसे मान लो कि आप किसी ऐसे एरिया में काम कर रहे हो जहाँ पे कूल है, तो अचानक से किसी भी हीट एरिया में काम करने नहीं जाना है, ठीक है। जब भी आप वहाँ पे जा रहे हो तो आपको ड्यूरेशन वहाँ पे कम एक्सपेंड करना है। एटलीस्ट 3 to 5 days आपको बॉडी को लगता है वहाँ पे एडजस्ट करने में। तो जब भी आप इन्वायरमेंट चेंज कर रहे हो तो अचानक से वहाँ पे लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए काम नहीं करना है। जब भी आप कहीं वैकेशन पे गए हो या कभी एब्सेंस हो, वहाँ से दोबारा काम करने आ रहे हो तो वहाँ पे आपको केयरफुल रहना है, ठीक है। क्योंकि आप रिलैक्स होकर आए हो तो तुरंत जो एक्टिविटी में आप इन्वॉल्व हो रहे हो तो पूरी तरीके से इन्वॉल्व वहाँ पे नहीं होना है, क्योंकि आपका जो बॉडी है एडजस्ट होने में टाइम लगेगा, ठीक है। प्रॉपर क्लोथिंग चूज करना है, ऐसा क्लोथिंग जहाँ पे कि एयर पूरी तरीके से फ्लो हो, ठीक है, टाइट ना हो, डार्क ना हो, ये आपको देखना है।
ठीक है। जब भी आप काम कर रहे हो आपको वर्क भी करना है, रेस्ट भी करना है, तो वर्क और रेस्ट का साइकिल आपको मेंटेन करना है। जो भी आपका हेवी काम है, जो कि मान लो कि ज़्यादा आपका जहाँ पे एफर्ट लगना है, तो वो काम को आपको अर्ली मॉर्निंग में करना है, ताकि वहाँ पे हीट, वहाँ पे जो भी इन्वायरमेंट है हमारा, उसका टेम्परेचर लो रहता है। आपको अच्छे तरीके से खाना खाना है, ठीक है, ईट प्रॉपरली, आपको अच्छे तरीके से रेस्ट लेना है, स्लीप लेना है। ठीक है। तो यहाँ पे समरी दिया हमने, क्या क्या देखा, हाउ द बॉडी रिस्पॉन्ड टू हीट, यानी जो भी हमारी बॉडी है हीट से कैसे रिस्पॉन्ड करती है, कूलिंग मैकेनिज्म कैसे फेल होता है, कौन कौन से फैक्टर हैं जो कि हीट रिलेटेड इलनेस को कंट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है। हम हीट ट्रीट कैसे करेंगे, उसके डिसऑर्डर क्या है, उसको कैसे रिकोगनाइज करेंगे, ये हमने देखा है। जो भी हीट रिलेटेड इलनेस है उसको हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, उससे कैसे बच सकते हैं, ये हमने इस पार्ट में कवर किया है। क्लियर है? सर उसका टॉपिक क्या रहेगा सर, एक बार बताएं। किन सब लेना था सर? क्या बोल रहे हैं? उसका क्या क्या टॉपिक है उसका सर, इसको कर देना है सर। देखो ओसा में 7 टॉपिक रहेगा, मैं दिखाया था एक बार।